महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए, तो ऑसिलेशन का जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये एक ऐसा सवाल है जो कई सारे टीचर्स मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि इसमें कैसे इक्वेशन को लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है, इस सवाल को समझने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर चाहिए और एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसको NLM आता हो। ठीक है ना, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आता हो। ठीक है ना, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पिछले साल कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, नहीं अगर याद है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ उसको। देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक लिफ्ट में हैं, ध्यान से सुनो, लिफ्ट में है, ये लिफ्ट में यहाँ पर रखा हुआ है एक वेइंग मशीन, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये इसके कांटेक्ट में, तो इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लगेगा, mg। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या, अभी ये कहीं नहीं जा रहा, अभी ये रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो मुझे बताओ इस पे नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, बताओ। n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट। और एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा बताओ, क्योंकि एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए नेट, और नेट एक्सेलरेशन इसका क्या है अभी, 0। तो m इंटू 0 यानी n माइनस एम जी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। ये जो n है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। और नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, आपका एपरेंट वेट होता है, यानी वो वेट जो आपको अपीयर होता है, जो आपको लगता है। और mg क्या है आपका, w मतलब क्या, एक्चुअल वेट। ये एक्चुअली आपका जो वेट है, यानी एक्चुअल जिस फोर्स से आपको अर्थ खींच रहा है वो क्या है, w है। समझ आ रहा है, ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, तो पिछले साल मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए मतलब कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट छूट गया, अभी देखो कॉन्टैक्ट छूटा मेरा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, 0। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, तो नॉर्मल रिएक्शन आसान भाषा में क्या है, ज़मीन आपके पैर को कितनी ज़ोर से दबा रही है, ज़मीन दबाती है ना हमारे पैर को, तो कितनी ज़ोर से दबा रही है, वही नॉर्मल रिएक्शन है। कॉन्टैक्ट छूटेगा तो ज़मीन दबा पाएगी नहीं, नॉर्मल रिएक्शन 0। समझा, क्लियर हो गया। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये जो है लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। कहाँ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो मुझे बताओ अब इक्वेशन क्या लिखूंगा, बताओ। कौन दोनों में से बड़ा फोर्स है जिसके तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, किसके तरफ हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या लिखूंगा मैं, n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था। ये क्लियर हुआ। अब अगर नीचे की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट होती तो क्या लिखते बताओ, कौन बड़ा फोर्स है जिसके तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, किसके तरफ हो रहा है, mg। तो क्या लिखूंगा मैं, mg माइनस n इक्वल टू क्या होगा, ma। समझ आया, ऐसे इक्वेशन को लिखा जाता है। ठीक है, आपकी वेइंग मशीन क्या रीड करती है, mg के n रीड करती है, क्या नॉर्मल रिएक्शन है वो रीड करती है। समझ आया, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये इक्वेशन को लिखते कैसे। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका कुछ बेस मैंने आपको बना दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कॉन्टैक्ट छूटने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude। एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, जो क्या परफॉर्म, कहाँ पर रखा हुआ है, पिस्टन पे। और पिस्टन क्या परफॉर्म कर सकता है, वर्टिकल वाइब्रेशंस परफॉर्म कर सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को एडजस्ट किया जा सकता है। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन। वाइब्रेशन के दौरान हम क्या नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि ब्लॉक क्या करे, पिस्टन के साथ में कॉन्टैक्ट छोड़ दे, यानी नॉर्मल रिएक्शन को 0 होने देना नहीं चाहते। ठीक है ना। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड टू 25 सेंटीमीटर, यानी कितना मैक्सिमम हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी रखें। देखो ये इस पे रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पिस्टन है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑसिलेट करवा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ। इसको मैं रखता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ऑसिलेट करा रहा हूँ, ऑसिलेट करा रहा हूँ। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पे क्या होगा, इसका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पे कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आपको बोलता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी क्या रखें जिस पे कॉन्टैक्ट ना छूटे, उससे थोड़ी सी भी बढ़ा दिया कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट ना छूटे? एम्पलीट्यूड को फिक्स करने बोला उसने, कितना एम्पलीट्यूड रखना है, 25 सेंटीमीटर। समझ आया, क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हो जिस पे ये कॉन्टैक्ट ना छोड़े, और उससे थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट छूटने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? कॉन्टैक्ट जब छूटेगा ना, चलो इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा पिस्टन ये ऐसा है, ये हमारा मेन पोजीशन है। अब ये पिस्टन क्या कर रहा है, इसके अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये कौन सी ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा, ये ऐसे था, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। तो हो क्या रहा है, ये ब्लॉक को लेकर के ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब मुझे बताओ कौन सी पोजीशन पे पिस्टन और ब्लॉक के कॉन्टैक्ट छूटने के चांसेस हैं? टॉप पोजीशन पे या बॉटम पोजीशन पे? टॉप पोजीशन पे। क्यों टॉप पोजीशन पे? बोलो। टॉप पोजीशन पे इसलिए क्योंकि क्या होगा, जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये तो इसके साथ में ग्रेविटी इसको पकड़ के क्या करेगी, नीचे खींचेगी, इसके साथ में नीचे आएगा। लेकिन जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये उछलने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? तो उसकी कॉन्टैक्ट छूटने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, टॉप पोजीशन पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टॉप पोजीशन पे क्या पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। कॉन्टैक्ट छूट जाएगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, टॉप पोजीशन। समझ आया? ठीक है। जो टॉप पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बता चुका हूं ना तुमको मैं, ये क्लियर हो गया? ठीक। अब मैं दोनों पोजीशंस पे, या दोनों पोजीशन की जगह एक ही पोजीशन भी लिखते हैं क्योंकि समझ में आ गया कॉन्टैक्ट कहां छोड़ सकता है, टॉप पोजीशन पे। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये भी इसके कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है मतलब इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में होती, तो उस पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लग रहा होगा, mg। और मुझे बताओ जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है जिसको पकड़ के नीचे लाता है वो किधर लगता है हमेशा, एक्सेलरेशन कहाँ होता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। हमेशा कहाँ होता है, मीन पोजीशन की तरफ। तो जो यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो भी कहाँ होगा, मीन पोजीशन की तरफ। समझ में आ गया? यहाँ पर अगर बनाता तो बताओ क्या आता, ऊपर क्या आता, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या आता, mg। फोर्स कहाँ आता, हाँ, मीन पोजीशन की तरफ जाता। समझा? लेकिन इसकी बात ही नहीं करनी, कॉन्टैक्ट वहाँ छोड़ेगा ही नहीं, उसको ग्रेविटी पकड़ के नीचे लाएगी, ऊपर वो छोड़ सकता है कॉन्टैक्ट। ठीक, चलो तो ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है बताओ, F प्लस क्या मिल रहा है, mg। अब ये F कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, जो उसको पकड़ के नीचे लाता है। समझ आता है, मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बताओ, या कोई भी नेट फोर्स का फॉर्मूला बताओ। अगर स्प्रिंग होती तो kx लगा देता, लेकिन कोई भी जनरल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m × a। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पर बात कर रहा हूं मैं, टॉप पे बात कर रहा हूं, टॉप पोजीशन पे बात कर रहा हूं। तो m × a मैक्सिमम लिख दूंगा मैं इसको, a मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि टॉप पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। समझ आ रहा है? ठीक है ना? अब क्या, अब तक इसने कॉन्टैक्ट छोड़ा नहीं है, अब मैं बोलता हूं कि कॉन्टैक्ट छूट गया। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट छूट गया, कॉन्टैक्ट छूटेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, m × a मैक्सिमम प्लस क्या हो जाएगा, mg। इसको वहां भेज दो तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा, m × a मैक्सिमम। समझ में आ गया? m और m क्या हो गया, कैंसिल, यानी माइनस g इज इक्वल टू a मैक्सिमम। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो a मैक्सिमम का वैल्यू जब g के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, तब वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। समझ आ गया? अभी तो कंडीशन निकाली हमने, समझे? तो हमको क्या करना है, हमको इसको क्या करना है, ऑसिलेट करवाना है और कॉन्टैक्ट नहीं छुड़वाना है। और अपन को फिर ये देखना पड़ा कि कॉन्टैक्ट कब छूटेगा, जब इसका एक्सेलरेशन टॉप पोजीशन पे क्या हो जाए, g के बराबर हो जाए। मतलब लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कराएंगे, उसको एक्सेलरेट करवाएंगे, इसको एक्सेलरेट करवाएंगे, तब वो क्या करेगा, वहां पर कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। समझ आया? क्लियर हो गया? यानी कोई भी मास रखो, छोटा ब्लॉक रखो, बड़ा डब्बा रखो, अगर 10 के एक्सेलरेशन से क्या करा रहे, एक्सेलरेट करा रहे, तो टॉप पोजीशन पे क्या करेगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। अब समझ आ गया? मास पे डिपेंड ही नहीं करता।
समझा, क्योंकि मास तो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो ये अपने को सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि ये जब इसको आपको एक्सेलरेट करवाएंगे तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आप क्या करवा सकते हो, ऑसिलेट उसको करवा सकते हो कि वो कॉन्टैक्ट ना छोड़े। ठीक है ना, चलो भाई, तो अब क्या करेंगे, आओ देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड में होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और ये जी के बराबर आ गया। ओमेगा क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। समझ आ गया, निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ एन स्क्वायर क्या मिलेगा, बताओ जी डिवाइड बाय क्या होगा, या फिर इसको पुट करोगे 4 इंटू इसको 10 लेंगे, एन स्क्वायर एम्पलीट्यूड कितना है 25 बोला है ना, चेक कर लो जल्दी से, 25 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 10, 25 बोला है ना पक्का। ठीक है, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, बताओ क्या बचेगा, एन स्क्वायर क्या मिल रहा है अपने को, एन स्क्वायर अपने को मिल रहा है यहाँ पर देखो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25, इसको ऐसे करो ना, क्या करो बताओ, 4 इंटू 25 is 100 हो गया, 100 मतलब 10⁻², और 10⁻² कैंसिल हो गए, तो एन स्क्वायर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो एन का वैल्यू क्या होगा 1 हर्ट्ज। ठीक है, पर मिनट पूछा है क्या, पर मिनट पूछा है क्या, पर मिनट नहीं, क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है, तो इसका मतलब 1 पर सेकंड, मतलब क्या 1 हर्ट्ज मतलब क्या, बोलो जल्दी से, क्या मतलब, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी उसकी, 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन, 1 सेकंड में कितना, सिर्फ 1 ऑसिलेशन। यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4, समझ में आ गया, बस इतनी फ्रीक्वेंसी रखनी, कितने टाइम में करना, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जब वो 1 ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तब वो कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा, कहां पर, टॉप पोजीशन। उससे ज्यादा ऑसिलेट करवाए तो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। ठीक है ना, तो 1 सेकंड में अगर 1 ऑसिलेशन करवाएंगे तो वो कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया, 1 हर्ट्ज आया। अब एक और चीज निकालनी है इसके अंदर, क्या पूछा है उसने, आपको बोला हाउ मच एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, एनर्जी पर यूनिट मास मतलब E/m निकालना है। कॉपी करो, बताता हूँ, सेकंड पार्ट है इसका। चलिए, तो अपने पास ये देखो, शॉर्टकट के तौर पे याद कर लेना, CET में, नीट में, जेई में काम आ जाएगा। अगर जेई में तो कभी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, हमेशा कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है उसमें, नीट और CET में काम आ सकता है। n = 1/2 है। ठीक है ना, कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो कॉन्टैक्ट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे वो कॉन्टैक्ट ना छोड़े। तो क्या करने का, बस एक ही जगह पर वैल्यू पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है ना, तो आपको उससे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो है, अब सेकेंड पार्ट भी कुछ है इसमें। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एनर्जी पर यूनिट मास निकाल के बताओ, यानी क्या निकाल के बताओ, E/m। और एनर्जी बोला है तो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कितना लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, हर यूनिट मास पे कितनी एनर्जी लग रही है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या है, ½ k² k क्या होता है बताओ ज़रा, m⍵² a² E। तो निकालना क्या है, निकालना है E/m। क्या निकालना है, E/m। m को नीचे भेज दो। ठीक है ना, बताओ क्या बचेगा, ½ ω² a²। ठीक है ना, चलो भाई, ओमेगा कितना है जल्दी से बोलो, ओमेगा कितना है, अभी निकाला हम लोगों ने, क्या होता है ओमेगा, 2 पाई n। क्या होगा ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और n² मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर कितना है वो 25। क्या आएगा, ½ इंटू बताओ 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा -4। ठीक है ना, अब ये 25 और ये 4 मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको कर लेना 2 1 जा 2 5 जा, तो ये जाएगा 10⁻² इंटू 5 इंटू बताओ क्या होगा 25 इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, 25 5 जा 125। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 10⁻² कितना होगा -2, यानी 1.25 जूल पर किलोग्राम। क्यों, एनर्जी का जूल और मास का किलोग्राम, तो ये इसका यूनिट बनेगा। आंसर चेक करो क्या है। चलो भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भाई इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्लियर हुआ सबको। ठीक है, पूरे चैप्टर का सबसे खतरनाक प्रॉब्लम यही था आखिर में। ठीक है, चैप्टर ओवर।